हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का द आचार क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स का पहला लेसन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की क्लास दूसरी आज देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। इससे पहले की वीडियो अभी तक आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और बेसिक से आप लोग को एडवांस लेवल तक जितनी भी फिजिक्स होगी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम क्या है? तो देखिए, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, किसने? कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का, ठीक है, लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था। उसी को क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। तो देखिए, आप लोग लिखिए, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को, ठीक है, लगने वाले बल के संबंध एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको लिखिए। आप लोग क्या लिखेंगे? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब आइए देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं फिगर द्वारा। तो ये देखिए, इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनता है? ये देखिए, कोई एक आवेश है और ये कोई दूसरा आवेश है। ये दोनों कैसे आवेश हैं? स्थिर आवेश हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? Q1, और इसको क्या मान लेते हैं? Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी, उसको हम क्या मान लेते हैं? R। ठीक है, दोनों आवेश कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या? कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, तो इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए समझेंगे कैसे। ये दो स्थिर आवेश हैं। कितने आवेश हैं? ये दो स्थिर आवेश हैं। तो हम इसको क्या मानते हैं? बिंदु आवेश। कैसे आवेश मानते हैं? बिंदु आवेश। ये कैसे आवेश हैं? बिंदु आवेश। दोनों कैसे हैं? बिंदु आवेश। तो लिखते कैसे हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश। कितने आवेश हैं? दो है। तो दो स्थिर, पहला आवेश ये, दूसरा आवेश ये, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ये बल जो हो सकता है आपका, या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो हो सकता है प्रतिकर्षण बल। तो अच्छे समझिए। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के, ठीक है, उन आवेशों के मात्राओं के। तो ये देखिए, दो बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं, ठीक है, ये क्या है? मात्रा। ठीक है, मात्राओं के गुणनफल। ठीक है, मात्राओं, ये देखिए, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी क्या है? R। बीच की दूरी के वर्ग, ये देखिए स्क्वायर का मतलब वर्ग, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, यहाँ फिर से आप देखिए, ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों कैसे हैं? स्थिर हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है।
तो देखिए इसके कारण इस पर कुछ बल लग सकता है और इसके कारण इस पर कुछ बल लग सकता है। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये देखिए मात्रा हो गया कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है r, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए जब कोई चीज़ अगर सामने ऐसे लिखी है तो वो होता है अनुक्रमानुपाती या उसे हम समानुपाती बोल सकते हैं, लेकिन अगर बटे में लिखा है और ये आपको चिन्ह लिखा हुआ दिख रहा है तो ये जो लिखा है आपका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखेंगे क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के मात्राओं Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप लोग लिखिए। तो आप लोग ऐसे बढ़िया हेडिंग बना के लिखिए, क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार। उसके बाद आगे लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, ठीक है, के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये आकर्षण भी बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो भी ये क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोग ऐसे चित्र बना के ये आप 2 पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, इसके आगे अब आपको हम समझाते हैं। देखिए जब भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा एक नियतांक लगेगा। अब नियतांक यहाँ पे R हमने माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, A से Z तक में जो आपकी इच्छा करे वो मान सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, R। ठीक है, तो देखिए R क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब देखिए R का मान क्या होता है, तो R का मान याद रखिए, देखिए होता कितना है, तो R का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये किसका मान है, R का मान है। ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए R का मान जो होता है 1/4πε0। तो देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए, तो ये देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए R बराबर 1/4πε0 और 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब ये मान आ गया है तो ये मान अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, ये मान अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें तो R की जगह क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, R की जगह क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, क्या चीज़, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जैसे लिखेंगे R की जगह हम 1/4πε0 लिख देंगे, बाकी सब चीज़ सेम होगा। तो ये देखिए R की जगह क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ऊपर R है। ठीक है, तो R की जगह क्या लिखा गया, 1/4πε0, बाकी Q1 Q2 ऐसे ही है R²। तो ये देखिए 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, अब देखिए ε0 यहाँ पे क्या है, तो याद रखिए ε0 देखिए निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। अब देखिए इसका भी मान क्या होता है, ε0 का मान क्या होता है, तो ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मान होता है।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कूलाम का नियम जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको लगा लीजिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आप ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक, ये फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद आप आर का मान, ठीक है, यहाँ पे आर का मान आप याद रखिएगा 9 × 10⁹ होता है। या तो आप क्वेश्चन में जब लगाएंगे न्यूमेरिकल के लिए तो 1/4 हर क्वेश्चन में आएगा, तो इसका मान आप लोग रख दीजिए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर बात करें तो ये भी आपका एक दो क्वेश्चन में यूज होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप लोग याद कर लीजिए। तो जो चीज़ हम बताते चल रहे हैं उसमें आप लोग इम्पोर्टेंट करते चलिए, आपको बहुत आसानी होगी आगे न्यूमेरिकल लगाने में, ठीक है। न्यूमेरिकल की क्लास डाली है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर का पूरा 40 क्वेश्चन है और हमने हल करा रखा है, ठीक है। तो ये देखिए इतना हो गया। अब इसके आगे का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन क्या है R²। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बहुत पूछा जाता है और इसकी वीमा बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए इसकी वीमा निकालते हैं। देखिए इसकी वीमा कैसे निकाली जाती है एप्सिलॉन नॉट। तो इस फार्मूले को हमने ये देखिए अलग से लिख रखा, ठीक है। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। ये बताए एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो ये पूरा बटे में इसका इधर गुणा कर दीजिए। तो ये बताए क्या हो जाएगा, एफ और ये कितना 4 एप्सिलॉन नॉट और क्या है R², ठीक है। ये R², इधर क्या बचा केवल Q1 और Q2 अपॉन Q1 और Q2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर देखें तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये देखिए क्या हो जाएगा F 4 और ये देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर रुक गया, तो यहाँ पे केवल R², ठीक है। तो इसका मात्रक निकाल रहे हैं। देखिए मात्रक कैसे निकालते हैं, तो जब इतना आ गया, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट है और Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2 ये आपका आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और ये भी क्या कूलाम, ठीक है। दोनों आवेश है तो दोनों का मात्रक कूलाम। और बल F क्या है, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का क्या मात्रक होता है न्यूटन। 4 ये देखिए कांस्टेंट होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं। यहाँ पे R² क्या है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो ये R है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर हम मात्रक देखें तो क्या आया कूलाम। अब 2 बार लिखा तो स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, आप कहीं कहीं इसको देखेंगे एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है, ठीक है। अब देखिए इसे चाहे नॉट बोलिए या जीरो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट या आप क्या बोल सकते हैं जीरो, ठीक। तो इसका मात्रक क्या होता है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका ये मात्रक आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलाम स्क्वायर तो C का स्क्वायर न्यूटन N मीटर को M का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी वीमा एप्सिलॉन नॉट की वीमा कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वीमा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वीमा देखिए निकालेंगे, यहीं से सीधा निकल के आ जाएगा। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है ये कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर का मतलब आवेश का स्क्वायर, ठीक है। किसका आवेश का स्क्वायर। और देखिए नीचे क्या है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है बल। न्यूटन किसका मात्रक बल। उसके बाद ये देखिए मीटर किसका दूरी का, तो ये दूरी का स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो आवेश, ठीक है। आवेश की विमा इससे पहले वाली वीडियो में बताई गई थी AT, ठीक है। क्या AT, अब स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। उसके बाद बल, ठीक है। बल की विमा आपको बता दें देखिए क्या होती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
आवेश, आवेश की विमा जो होती है AT होती है। आवेश की विमा क्या होती है AT। और बल है, बल की विमा होती है MLT⁻²। क्या होती है MLT⁻²। ये छोटी छोटी आप लोग विमा याद रखिए। दूरी है, दूरी के लिए L होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। तो यही तीनों की विमा है, यहाँ पे हम उठा के रख देते हैं। ये स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर, बल की विमा आप देखिए क्या है MLT⁻², ठीक है। उसके बाद मीटर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ पे L का स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम इसको देखें तो ये बताइए यहाँ पे A² और T²। अब ये देखिए अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं, नहीं यहीं पे कर लेते हैं एक लाइन और आपको दिखा दें, ये M हो जाएगा। ये देखिए L² है, यहाँ पे केवल L है, तो यहाँ पे अगर इसका गुणा होगा L⁻³ और T⁻², ठीक है। आप इसको जब भी विमा लिखिए बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाइए। अब देखिए यहाँ पे AT को वैसे ही लिखेंगे, स्क्वायर है, ठीक है, A⁻² T⁻²। M ये ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस में। और देखिए L भी किस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। T⁻ माइनस में है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा प्लस में। तो याद रखिए नीचे से जो चीज़ ऊपर जाएगी घात उसकी बदल जाएगी, ये प्लस में, ठीक है। अब देखिए इसको सबसे पहले M को लिखा जाता है तो हम लिखेंगे क्या M, क्या लिखेंगे M⁻⁻1। फिर L लिखा जाता है तो L की पावर कितनी है -3, ठीक है। फिर T लिखा जाता है तो T की पावर देखिए कितनी, 2 और 2 4, T⁻4। उसके बाद A है तो A को वैसे ही, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है आप लोग याद रखिए M⁻⁻1, L⁻⁻3, T⁻4 और A⁻2, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से फेयर में लिखिए, हम आपको नोट्स से लिखवा दे रहे हैं, लिखिए। तो यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए अब आवेश है, आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं तो क्यों बराबर क्या होता है IT, ठीक है। क्यों और C क्या है, C कूलम है, तो इसकी विमा क्या होगी आवेश की AT होगी, ठीक है। अब देखिए बल, बल के लिए क्या होता है F और यहाँ पे N क्या है न्यूटन, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है MLT⁻², क्या होती है MLT⁻², ठीक है। उसके बाद दूरी है मीटर है तो इसके लिए केवल L क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है दूरी है, दूरी को किससे D से प्रदर्शित करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे मीटर तो M, इसकी विमा क्या होती है L होती है। तो आप लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद बस देखिए रख दीजिए कूलम स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखें नीचे क्या है तो देखिए N है, ये बल है, बल के लिए MLT⁻²। फिर यहाँ पे M² है तो यहाँ पे L का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसका देखिए सीधा अगर पक्षांतर कर दें तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा और प्लस में तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। देखिए T⁻4 तो यहाँ पे देखिए -2 है, ऊपर प्लस में 2 है तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद A⁻, 2, ठीक है। तो ये इसकी विमा होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग देखें क्या है तो अगर देखें आवेशों के बीच कोई परावैद्युत कुचालक पदार्थ रखने पर उनके बीच बल, ठीक है। अगर कोई 2 आवेश है उनके बीच क्या रख दिए जाए परावैद्युत कुचालक पदार्थ, ठीक है। तो उसके बीच जो बल लगेगा उसको आप लोग देखिए क्या बल लगेगा। तो देखिए इसके बीच हम लोग क्या रख देते हैं आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो ये Q1 और यहाँ पे ये Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या है R है, क्या है R है। इसके बीच में लेकिन हम कोई परावैद्युत पदार्थ क्या के रख दे रहे हैं, ठीक है।
परावैद्युत पदार्थ में आपका आता क्या है ये समझ लीजिए, जैसे तेल, ठीक है, तेल हो गया, कागज हो गया, ठीक है, और मोम हो गया। तो ये सभी क्या है आपके परावैद्युत पदार्थ हैं, ठीक। अब इसके बीच आवेशों के बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए, ठीक है। जब अगर परावैद्युत पदार्थ रख दिए तब देखिए क्या होता है। हमने मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया कि माना कोई आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है। मान लिया कि माना कोई आवेश कहाँ रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, ठीक है। माध्यम क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक k है, ठीक है। तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। हमने माध्यम परावैद्युतांक क्या माना, k माना, तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो लगने वाला जो बल होगा माध्यम के बीच है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, m, क्या लिखते हैं, m। उसके बाद देखिए 1/4πε0 कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माध्यम मान है इसलिए m, ठीक है। अब वायु अथवा निर्वात, ठीक है, दोनों माध्यम के बीच अगर इसको हटा दिया जाए, केवल क्या हो, वायु अथवा निर्वात हो, क्या हो, वायु अथवा निर्वात हो इसके बीच में, तब यहाँ पे जो k का मान होगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये किसके लिए, माध्यम, ठीक है, माध्यम में। और वायु अथवा निर्वात के लिए क्या होगा, वायु अथवा निर्वात में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ठीक है। बाकी आगे हिंदी आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होगा कूलाम का नियम ही होगा। यहाँ पे Fm है, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं तो केवल A, ठीक है, क्या F। और यहाँ पे 1/4πε0 ये क्या है, Q1 Q2/r², ये चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम समीकरण 1 बना लें और इसको समीकरण 2, तो अब देखिए यहाँ पे हम समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे, किससे, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, F अपॉन क्या हो जाएगा, Fm, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। और ये बराबर जो होगा इसके सामने होगा, यहाँ पे भी होगा 1/4πε0। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा k, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, k था, ठीक है, माध्यम है ना, तो यहाँ पे परावैद्युतांक को क्या माने, k माने हैं, क्या माने, k। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर वाले में k, ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2/r²। यहाँ पे अगर हम देखें 1/4πε0 से ये कैंसिल, उसके बाद ये आपका कैंसिल Q1 से Q2, और ये भी आपका कैंसिल, ऊपर क्या बचा, केवल k। तो F/Fm, क्या चीज़, F/Fm किसके, k के बराबर, ठीक है। तब अब देखिए ये जो बल लग रहा है वायु अथवा निर्वात, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में स्थित बिंदु आवेश के बीच, ठीक है। और ये बल जो लग रहा है माध्यम में स्थित, ठीक है, माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो देखिए अब बात को समझिएगा, ये वायु अथवा निर्वात में लगने वाला बल है, लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल। और ये क्या है, माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल, किसके बीच लगने वाला बल, तो आवेशों के, ठीक है, माध्यम में लगने वाला बल किसके बीच लगेगा, आवेशों के बीच लगेगा। अब देखिए जब ये आ गया तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अनुपात, क्या बोलते हैं, अनुपात। अब देखिए इसकी परिभाषा बन गई, ये क्या है यहाँ पे, तो क्या है, परावैद्युतांक, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कैसे, ये आप समझिए। तो देखिए फार्मूले से परिभाषा बनाना सीखिए, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। आप देखिए यहाँ से परिभाषा बनाना खूब आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप ये समझिए कि देखिए वायु अथवा निर्वात में, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में
दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले बल। अब ये देखिए जो बटे वाला चिन्ह होता है इसे हम अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। तो वायु अथवा निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। एक नियतांक या परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो आप लोग इसको लिखिए। चलिए नोट करिए इसको। तो यहाँ से लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, आवेशों के बीच कोई परावैद्युत कुचालक पदार्थ रखने पर उनके बीच बल। ठीक है, तो आपको लिखना है तो आप साइड में लिख लीजिएगा परावैद्युत पदार्थ क्या है। तेल है, कागज़ है, मोम है, ये सभी क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। अब देखिए दोनों आवेश हैं Q1 और Q2 जो स्थिर है, दोनों के बीच की दूरी r है और परावैद्युतांक क्या है? K है। तो हम मान लेते हैं, माना यदि किसी आवेश, ठीक है, माना यदि आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, इसका परावैद्युतांक क्या है? K है, तब माध्यम में स्थित आवेशों पर वैद्युत बल। कूलाम का नियम जो होता है वही नियम लगता है, Fm बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए परावैद्युतांक, तो इसलिए K Q1 Q2/r²। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यदि आवेश निर्वात अथवा वायु में होगा तब K बराबर कितना होगा? 1। इसकी जगह कितना होगा? 1। तो इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? केवल 4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्या लिखा, निर्वात अथवा वायु में स्थित आवेशों पर बल। तो ये F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके आगे का आप लोग लिखिए। आप लोग फेयर बनाते चलिए, आपको कोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो देखिए समीकरण 2 में 1 से भाग दे दिए, F/Fm आ गया। F का मान था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और Fm का मान था K। केवल यहाँ पे आपको याद रखना है किस में K है किस में नहीं। तो माध्यम वाले में K का मान, जिसमें माध्यम नहीं, वायु अथवा निर्वात, उसमें कुछ नहीं। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। Fm है तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट काट देंगे, Q1 और Q2 भी ये काट देंगे, तो बच्चा क्या? देखिए F/Fm, ये वैसे ही। अब अगर यहाँ पे हम देखें नीचे क्या है? K। इसका अगर ऊपर गुणा करेंगे तो ये जाएगा, तो ये हो जाएगा K। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया F/Fm K। ठीक है, K के बराबर। अब देखिए ये वायु में लगने वाला बल है आवेशों के बीच और ये माध्यम में। तो इसको आप लोग लिखिए। क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि फार्मूले से स्पष्ट है। ठीक है, फार्मूले से देखो स्पष्ट है। आप ये भी लिख सकते हैं, सूत्र से स्पष्ट है कि निर्वात अथवा वायु में किसी दूरी पर स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल F तथा समान दूरी पर किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं, K को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब K का मान आप लोग कुछ याद कर लीजिएगा। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है। परावैद्युत अथवा कुचालक पदार्थ के लिए K का मान जो होगा 1 से ज़्यादा होगा और चालक या सुचालक पदार्थ के लिए K का मान अनंत होगा। ठीक है, तो आप ये कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। अब इसके आगे देख लीजिए छोटी सी हेडिंग क्या, देखिए चालक या सुचालक पदार्थ के लिए। ठीक है, चालक या सुचालक के लिए, ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, इसमें ये अलग लिखा हुआ है। जब आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाता है। सीधी बात है, कोई भी अगर वस्तु है उसके बीच अगर कोई तीसरी वस्तु रख देंगे तो उसके बीच का बल कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर दो चुंबक हो, दो चुंबक के अगर बीच में कोई आप रख दीजिए कागज़ या तो आप मोम रख दीजिए तो उसके बीच जो बल लगेगा वह कम लगेगा। ठीक है, तो समीकरण 3 से, समीकरण अभी आप 3 देखे थे, ये समीकरण आप देख सकते हैं 3। ठीक है, समीकरण 3 से हम मान रख देंगे जो यहाँ पे K बराबर होगा। ठीक है, K बराबर कितना होगा? 1 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे K बराबर F/Fm, उसके बाद K का मान 1 से ज़्यादा, तो F बराबर भी जो मान होगा Fm से ज़्यादा होगा। तो इतना आप नोट करिए। तो देखिए अगला पॉइंट क्या, जब आवेशों के बीच चालक पदार्थ रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है,
अभी तक कुचालक पदार्थ रखी थी, अब क्या रखेंगे, चालक पदार्थ। तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है, घट जाती है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो यहाँ देखिए समीकरण 3 से क्या था, के बराबर एफ अपॉन एफ एम, ठीक है। तो के का मान कितना होता है, अनंत। तो यहाँ पे अगर हम अनंत रख देंगे, ठीक है, तो ये नीचे 1, ठीक, इसका भाग देंगे ये 0, उसके बाद बचा क्या, अब देखिए एफ एम का इधर गुणा एफ का इधर गुणा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ का मान जो आएगा एफ एम से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि कूलाम का नियम वैद्युतशीलता, ठीक है। तो आपको बताते चल रहे हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो कूलाम का नियम याद रखिएगा। उसके बाद कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको याद रखिए। फिर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, फिर इसकी विमा, ठीक है। इतना आप लोग ज़्यादा याद कर लीजिए। तो अगली हेडिंग देखिए, निरपेक्ष अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता। देखिए ज़्यादा ये समझाने लायक नहीं है, ना तो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपको अच्छे से समझाते, बस इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। मान लीजिए अगर एक आध न्यूमेरिकल में आपको लग जाता है तो लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए निरपेक्ष अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता, तो यहाँ पे माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो देखिए के, ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। कुमार मित्तल में शायद 7वां या 8वां न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें ये फार्मूला लगता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ पे लिखा है देखिए एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक। तो ये फार्मूला होता है। उसके बाद देखिए जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक का कोई मात्रक, ठीक है। के का कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये शुद्ध अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इसका मात्रक नहीं होगा। देखिए माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर कि एप्सिलॉन नॉट, सीधी बात है। अगर आप इसको यहाँ पे 1 मान लें तो इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा 1 का हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर कि एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये उसके बाद देखिए के को वैसे ही कर लिए। फिर निरपेक्ष अथवा सापेक्ष वैद्युतशीलता जो होगी इसको ई आर से, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फार्मूला होता है ये आप लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ज़्यादा समझाने लायक नहीं था, इसलिए ज़्यादा नहीं समझाए हैं। फिर अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको डेरिवेशन को खूब अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए आप ये नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।